नौकरी मेरे लिए उस दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद तो मैं इस इंतज़ार में था कि ये छोड़नी कब है। ऐसे कांग्रेसी ज़रूर मिले जो पिछले कई साल से निराश होकर घर बैठे हुए थे। उनके लिए शायद दरवाजे बंद हो गए थे पार्टी के अंदर। आपने खासतौर से किया कि हरियाणा में जो अब तक आपके दौरे हुए हैं या जितनी विधानसभा कवर की हैं, हरियाणा के लोग कांग्रेस के अंदर कुछ ढूंढ रहे हैं। तो वीरेंद्र जी हरियाणा में क्या ढूंढ रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? नहीं, मैं तो ढूंढ नहीं रहा, मैं तो एक संदेश लेकर निकला हुआ हूँ। और हाँ, ये ज़रूर है कि इस यात्रा के दौरान बहुत से ऐसे कांग्रेसी ज़रूर मिले जो पिछले कई साल से निराश होकर घर बैठे हुए थे। उनके लिए शायद दरवाजे बंद हो गए थे पार्टी के अंदर या जो भी कारण रहे हों। तो एक बहुत बड़ी संख्या ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं की है जो इस यात्रा के माध्यम से दोबारा जो सार्वजनिक जीवन है या राजनीतिक जीवन है उसके अंदर दोबारा से सक्रिय हुए। और बाकी तो यात्रा में हर तरह का आदमी जुड़ता है। इसमें बुद्धिजीवी वर्ग भी है, इसमें जनसाधारण तो है ही, और ज़रूर जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं उनका जुड़ाव तो इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जिस सद्भाव की बात हम कर रहे हैं, जिस भाईचारे को बनाए रखने की हम बात कर रहे हैं, जिसमें राजनीतिक फ़ायदे के लिए जहर घोलने का एक प्रयास है, उसकी काट भी राजनीतिक होना बहुत ज़रूरी है। और वो चीज़ सिर्फ कांग्रेस पार्टी करने में सक्षम है हमारे प्रदेश में और देश में भी। तो उस नाते कांग्रेस का लोगों से जुड़ाव और मजबूत हो और ज़मीनी स्तर पे बीजेपी का इसके साथ मुकाबला किया जा सके, इस यात्रा के माध्यम से हमारा ये भी प्रयास है। वीरेंद्र जी, राहुल गांधी जी से बीच यात्रा में आपकी मुलाकात हुई है, उनको यात्राओं से गहरा लगाव है, खुद ने भी लंबी यात्रा उन्होंने की है, क्या वो हरियाणा की आपकी यात्रा में शामिल होंगे? कोई बातचीत हुई है? देखिए, उन्होंने मेरे को यात्रा के बीच में जब बुलाया तो मुख्यतः यात्रा के बारे में उन्होंने सारी जानकारी ली थी मुझसे। और लेकिन मैंने उनको शुरुआती तौर पर जब मैं मिला था तब एक औपचारिकता के नाते निमंत्रण ज़रूर दिया था, लेकिन यात्रा में वो कब आएंगे ये फैसला तो उनको करना है। लेकिन शायद हम ये चाहें कि वो जब यात्रा का समापन हो उसमें आएँ। लेकिन कई साथियों का ये भी मानना है कि जी बीच में आ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखते हैं, अगली बार जब मैं उनसे मिलूँगा तब मैं इस बारे में बात करूँगा। अभी उनके आने के बारे में मैंने उस तरह से विशेष तौर पर बात नहीं की थी, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है कि जब आप यात्रा निकाल रहे हो और लोगों का एक जुड़ाव बनने लग रहा है, पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बाहर आने लग रहे हैं, आपके साथ चलने लग रहे हैं, तो आपको भी तो पहले लीडरशिप के सामने ये साबित करना होगा कि ऐसी एक यात्रा चल रही है जिससे लोगों का जुड़ाव बन रहा है। तो उसमें अब स्पष्ट सी चीज़ है, हमें लगता है कि उस नाते तो यात्रा ठीक चल रही है। तो अब मुझे लगता है कि आगे जब मैं मिलूँगा तो ज़रूर उनको आमंत्रित करके आऊँगा। आपकी यात्रा को कितने दिन हो गए हैं, कितने किलोमीटर यात्रा सफ़र तय कर चुकी है, और ख़ास बात यह है कि मौजूदा जो सरकार है उसके बारे में लोग क्या फीडबैक आपको दे रहे हैं? देखिए, हमारी यात्रा 5 अक्टूबर से शुरू हुई थी, तो उस तरह से तो करीब 2 महीने और 20 दिन हो गए अब इस यात्रा को चलते हुए। और 31वां हल्का है नू का, तो 1/3 से ज़्यादा हरियाणा हमारी यात्रा 1/3 हरियाणा से निकल चुकी है। और डिस्टेंस की अगर बात करें तो करीब 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस ±50 हो गया होगा अब तक। और जहाँ तक सरकार का सवाल है, देखिए इस सरकार से ना लोगों को उम्मीद नहीं है कुछ, तो वो प्रतिक्रिया भी उसी तरह की है। अब किसान धरने पे बैठे हैं, उनसे बात तक करने नहीं आते। वो रेवाड़ी में भगवानपुर गांव है जिनकी 10 एकड़ ज़मीन ले ली है, कह के कि तुम्हारे यहाँ 200 बेडेड हॉस्पिटल बनाएंगे, और उसके बाद मुकर गए उससे। वो 172 दिन से वहाँ बैठे हैं, उनसे लोकल MLA बात करने तक भी नहीं आता। तो इस तरह की व्यवस्था ये बनी हुई है क्योंकि इनको जो वोट मिला हुआ है वो मुख्यतः काम का नहीं मिला हुआ, और ना काम के वायदे का मिला हुआ है, ना इस चीज़ का मिला हुआ है कि युवा बेरोज़गार के लिए कुछ करेंगे, किसानों के लिए कुछ करेंगे। तो उनको वोट मिला हुआ है विभाजन का। तो उस नाते मुझे लगता है कि शायद वो जन भावनाओं की ज़्यादा लंबी चौड़ी कदर भी नहीं करते, क्योंकि जब आदमी के मन में ये आ जाए कि बिना कुछ करे भी वोट हमें मिल सकती हैं, तो उस पर वो चल रहे हैं। और लोगों का भी यही मत है उनके बारे में कि इनसे कोई उम्मीद क्या रखें, कहाँ जाके अपना सर टकराएं। लेकिन ठीक है, अब
सरकार का जैसा रवैया है, उदासीनता का रवैया है उनका, और ऐसी चीज़ लोग कब तक सहन करते हैं वो भी अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह है। मुझे लगता है लोग दोबारा से निकलेंगे। हालांकि वैसे तो पिछली बार भी माहौल तो पूरे प्रदेश में ऐसा था कि एक तरफा है सब कुछ, लेकिन जो नतीजे आए वो हमारे सामने हैं। ब्रजेंद्र जी, पिता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का राजनीति में बड़ा नाम है, माता विधायक थी, आप खुद आईएएस थे, इस सब कुछ के बावजूद भी आप राजनीति में आए, क्या कहेंगे सर? नहीं, मैं आईएएस में इसलिए नहीं गया था कि मेरे को नौकरी करनी थी। आईएएस में मैं इसलिए गया था कि मेरे को अपनी शनाख्त, अपनी पहचान बनानी थी। मैं कभी ये निकलवाना चाहता था कि बहुत बड़े बाप का बेटा है, कुछ नहीं कर सकता था, तो कुर्ता पजामा पहन के आ गया। तो नौकरी मेरे लिए उस दिन ख़त्म हो गई थी जिस दिन मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद तो मैं इस इंतज़ार में था कि ये छोड़नी कब है, लेकिन वो छोड़ते छोड़ते 21 साल निकल गए, वो एक अलग कहानी है। तो सारी चीज़ें आती हैं। अब वो 21 साल ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा हो गया करीब करीब, तो ठीक है। सही है। सद्भावना यात्रा की ही करने की जरूरत क्यों पड़ी आगे पूरे प्रदेश में? और भी कांग्रेस की यात्रा, दूसरी यात्रा, आखिर सद्भावना यात्रा ही नाम क्यों रखा गया? क्या जरूरत पड़ गई है इसी यात्रा? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा कि बीजेपी का जो राजनीतिक सोच है उनकी, वो कभी भी देश को या समाज को सबको इकट्ठा लेके चलने की नहीं है। सबूत के तौर पे उनके बड़े से बड़े नेता भी सार्वजनिक मंच से 80-20 की बात करते हैं। वो 20 जो है वो बदलता रहता है। वो राष्ट्रीय स्तर पे 20 कुछ और है, प्रदेश के स्तर पे वो कुछ और हो जाएगा, जिला के स्तर पे कुछ और हो जाएगा, हल्के के स्तर पे कुछ और हो जाएगा। ये जो सोच है ये फासीवादी सोच है। राष्ट्रवाद एक तो वो जब आपको अपने देश से प्रेम हो और आप पूरे देश को, देश की बढ़ोतरी में और देश के हर नागरिक की बढ़ोतरी में अपना देश प्रेम देखते हो। दूसरा जो फासीवाद वाला होता है वो 1 या 2 वर्गों को चिन्हित करते हैं, जिसको दुश्मन की संज्ञा दी जाती है, और बाकियों को उसके खिलाफ जोड़ने का प्रयास करते हैं, उसको वो राष्ट्रवाद कहते हैं। तो उससे हमारा बिल्कुल इत्तेफाक नहीं है। और इसी वजह से जो हरियाणा में ये पिछले ख़ास तौर पे 2016 से जो चाहे जातीय उन्माद है, चाहे सांप्रदायिक भड़काने का षड्यंत्र है, ये निरंतर प्रयास में लगे रहते हैं, और उसमें कुछ हद तक राजनीतिक तौर पर तो कामयाबी भी मिली है उनको। अब आपने देखा होगा पिछले 15 दिन से एक एमपी और एक एमएलए फिर चला दिए। वो रोज़ भद्दी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, जानबूझ के करते हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि वो 2 गालियाँ दें तो कोई उनको पलट के 4 दे, और जिस दिन वो तू मैं का रूप आगे बढ़ जाता है, जो वो करना चाहते हैं राजनीतिक तौर पे, वो स्वाभाविक तौर पे हो जाएगा। तो हम उस के विरोध में हम निकले हैं, उस सोच के विरोध में, और उसमें कांग्रेस की भूमिका बहुत अहम है। ये इसका दूसरा पहलू है। काट क्या है, कैसे रोक सकते हैं, कौन सा तरीका है? रोक तो जी ऐसा है कि वो तो समाज के अंदर ही है ये चीज़। हमारा जो भाईचारा है वो कोई आज का या 100 साल का नहीं है, वो सदियों से है। कोई राजनीतिक मत किसी का कुछ भी हो, लेकिन वो हमेशा से बहुत मजबूत रहा है, और ऐसा नहीं है कि अभी वो टूट चुका है, लेकिन तनाव पैदा कर दिया गया है उसके अंदर। और राजनीति, क्योंकि खेल राजनीतिक है, तो उसका मुकाबला भी राजनीति से आना पड़ेगा। और इसीलिए मैं इसमें कांग्रेस की भूमिका के ऊपर बार बार जोर देता हूं कि कांग्रेस यदि मजबूती से ग्राउंड पे लड़ेगी इस बात को, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, क्योंकि समाज के लोग हमारे यहाँ उस तरह के नहीं हैं, उस तरह की सोच नहीं रखते। जो मैं किसी और प्रदेश का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हमारे यहाँ फिर भी आपस में मेल जोल जो है वो कहीं ज़्यादा है और प्रदेशों के मुकाबले। देखने में आए जब नूह में हिंसा हुई थी उस टाइम जब बात आई थी, लेकिन सबसे पहले प्रदेश का जाट समुदाय सबसे पहले कूद के आया कि भाई हमारा खून है, हमारा भाई है। तो क्या इस तरीके से हम सबको जब ऐसी घटनाएं होती हैं आगे नहीं आना चाहिए, बड़ी जब ही जिक्रों का जाता है? यही सबसे बड़ा उदाहरण है जो आपने दिया। मैं इसी उदाहरण को बार बार अपने भाषणों में, नूह में तो आज आया हूँ, मैं पीछे भी यही उदाहरण वहाँ लोगों को देता हूँ कि आप वहाँ देखिए कि वहाँ पे जो पाल वगैरह हैं ये सामने आई और उस चीज़ को वहीं रोक लिया। नहीं तो आपका भी मुजफ्फरनगर बनाने की सलाह थी यहाँ पूरी तरह की से। तो ये तो बिल्कुल ठीक बात। बस ठीक है, ठीक।